हेलो दोस्तों, दीक्षा विषय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी का क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। और पहला जो चैप्टर है आपका है संसाधन एवं विकास। ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ठीक है। सांस्कृतिक रूप से मान्य है और एक संसाधन भी है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं जैसे देखिए आपका है भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक। ठीक है। प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध है। ठीक है। और रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। ठीक है। जैसे देखिए आप संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव, और वहीं समायत्ता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, गैर स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। चौथा है आपका विकास के स्तर पर आधार पर संभावी, विकसित और भंडारण संचित कोष। ठीक है। देखिए संसाधन कुछ सिनॉप्सिस टाइप बनाया गया है। तो इसमें जैसे संसाधन में एक प्राकृतिक होगा, एक मानवीय। अब प्राकृतिक कौन क्या है, तो नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। फिर नवीकरणीय योग्य में सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल। ठीक है। उसी में जैव वाले में क्या है, तो प्राकृतिक वनस्पति मतलब वन और वन्य जीव। वही अनवीकरणीय योग्य में पुनः चक्री जैसे धातु हो गया और चक्री जैसे जीवाश्म ईंधन। अब मानवीकरण में संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है। ये संसाधनों का एक वर्गीकरण है। संसाधन के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, जैसे जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन प्राप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात या प्राणी जात या मत्स्य या जीवन पशुधन आदि है। ठीक है। अजैव संसाधन क्या होता है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं और अजैव संसाधनों कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं। ठीक है। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन। इस संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, इन संसाधनों का विकास जो है एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, वे एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाता है। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकारों को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों और अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। ठीक है। जैसे बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के लिए कुछ उदाहरण है। ठीक है। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या है, कि आपका ये संसाधन जो है समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की स्वामिलात भूमि मतलब चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो तकनीकी और
देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। ठीक है, देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्यजीव जीवन या राजनीतिक समस्याओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील मतलब 22.2 किमी तक महासागरीय क्षेत्र या भूभागी समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करता है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से भरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका एक इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, ये 20 मिलीमीटर है, फिर इसके 40। अब इसके बाद जो इंडिया का क्षेत्र इसमें नहीं होता है, जो इसमें इंडिया का पूरा होता है कि इसमें इंडिया कुछ भी कर सकता है, इसके अंदर नहीं हो। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, ये संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान, गुजरात, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनकी सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। ठीक है, विकसित संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। भंडार क्या है? तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। भंडार में शामिल है उदाहरण के लिए जल, दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इनका उपयोग या प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। ठीक है, संचित कोष क्या है? यह संसाधन एक भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीक की विज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में उपयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, संसाधनों का विकास क्या है? संसाधन जिस प्रकार मनुष्य की जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। जैसे कुछ व्यक्ति के लिए लालच व संसाधनों का हास, दूसरा है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के साथ या हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गए। ठीक है, अब संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, अवक्षय पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि है। ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा
देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणी विकास का एक ही हिस्सा है। ठीक है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। जून 1992 में सबसे भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। यूपी पीछे से पूछ चुका है। ठीक है। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं में भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक पोषण पत्र हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई है। एजेंडा 21 क्या है? तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED, ठीक है, के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन क्या होता है? तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना है। ठीक है। और संसाधनों का गुणवत्ता एक मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। ग में है संसाधन विकास और योजनाओं राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है। ठीक है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। ठीक है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। ठीक है। संसाधन या संसाधनों का संरक्षण क्या है? संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ठीक है, अर्थात हमारे पास भेंट करने के लिए बहुत है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। ठीक है। और 1987 में ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया था। ठीक है। और रिपोर्ट ने सतत पोषणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। ठीक है। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य करेगा। भू संसाधन क्या है? तो हम भूमि रहते हैं, इसी प्रकार अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। पर्यटन विकास की अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा जो है पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। ठीक है। जैसे देखिए आपका है मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र है। ठीक है। जैसे देखिए ये वाला जो क्षेत्र है आपका मैदानी हो गया, उसके बाद ये वाला जो है पर्वतीय हो गया और ये आपका पठार हो गया। 30% जो है आपका पर्वत हो गया और 27% आपका पठार और 43% जो है आपके मैदानी भाग है। ठीक है। जैसे देखिए अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। ठीक है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे? तो वर्तमान परती भूमि जो है अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। ठीक है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। ठीक है। शुद्ध मतलब क्या? निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में विभिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। ठीक है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्र के पास पास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस प्रकार निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि है और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। ठीक है। जैसे आपका भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। ठीक। तो भूमि के एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी में भी इसी भूमि का उपयोग करेंगे। हम भोजन,
या मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता है। इस समय भारत में लगभग 33 या 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है। इसमें से लगभग 28% जो है भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणीकरण और क्षारीय होता है। ठीक है, जैसे देखिए बंजर भूमि है 2000 का, जल जो द्वारा अपरदित क्षेत्र ये वाला है। ठीक है, उसके बाद वनों द्वारा निम्नीकृत क्षेत्र ये है आपका लवड़ी और क्षारीय क्षेत्र जो होता है आपका 6%। उसके वायु द्वारा अपरदित क्षेत्र जो है आपका 10%। ठीक है, खनन के उपरांत, ठीक है, जैसे चट्टान हो गया, खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुल छोड़ दिया जाता है। ठीक है, खनन के कारण जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा जैसे राज्यों में अनुमूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति संचित या संचयन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खाड़ियां, मृदा और सेल खड़ी के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण समस्याएं सुलझाने के लिए तरीके भी हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, जैसे पेड़ों की रक्षक मेखला, ठीक है, पशुचारण नियंत्रण और रतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और प्रौद्योगिकी जल को परिष्करण के पश्चात वर्षिजित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन क्या है? मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ठीक है, मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा सस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन बढ़ते हैं। ठीक है, मृदा के वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार या इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। जलोढ़ मृदा क्या है? यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए हैं। ठीक है, जैसे देखिए भारत के मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, इसी मृदा का जैसे देखिए ये वाला जो क्षेत्र है इधर वाला वो क्या है? पर्वत और वन है। जलोढ़ मृदा कौन है? ये वाला क्षेत्र देखिए जलोढ़ मृदा है।
लाल और पीली मृदा, तो देखेंगे ये वाला जो है आपका हिस्सा जो है लाल और पीली मृदा। काली, जो काली वाला हिस्सा देखिए ये है महाराष्ट्र के क्षेत्र लेके। लेटराइट मृदा जो है आपका केरल वाला हिस्सा तटीय, ठीक है। उसके बाद शुष्क क्षेत्र जो है आपका इधर पाकिस्तान के करीब जो ये राज्य हैं, इसमें रहता है, ठीक है। निक्षेपों से बनी है एक सकरे गलियारे के द्वारा यह मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, पिछड़ा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे का एक क्षेत्र है, ठीक है, और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी वायु से भी होती है। वायु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है। पुराना मृदा जलोढ़ मृदा बांगर और नया जलोढ़ मतलब खादर। बांगर मृदा में ककर मतलब ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है, वहीं अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूनायुक्त होती है जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। काली मृदा क्या है? इन मृदाओं का रंग जो काला है और इन्हें रेंगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम पर से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार मतलब बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। यह मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और पिछड़ा नदियों की घाटियों के तक फैली है, ठीक है। जैसे देखिए आपका है काली मृदा कहाँ महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक पाई जाती है। काली मृदा जो बहुत महीन कणों अथवा मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी जो है धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, ठीक है। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टाने पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, दक्षिण छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग जो है रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रकार या प्रसार के कारण होती है। इनका पीला रंग इसमें जलयोजन के कारण होती है। लेटराइट मृदा। लेटराइट
शब्द ग्रीक भाषा के शब्द है लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईट मतलब लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारत या भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण वैश्विक पदार्थों की अवघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सा? लेटराइट मृदा। ठीक है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है। ठीक है। वन मृदा क्या है? ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा पाए जाते हैं या उपजाऊ होती हैं। ठीक है। मृदा अपर्दन और संरक्षण, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे अनुमूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। ठीक है, मृदा अपर्दन है। जिन्हें अनौलिकाएं कहते हैं, ऐसे भूमि जोतने योग्य नहीं रहते हैं। ठीक है, इसे उत्खात भूमि वेटलैंड कहते हैं। चैम्बर या चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंडहर, ठीक है, भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। ठीक है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर सर्वोच्च या समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे सर्वोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए रख जा सकते हैं। ठीक है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। यह पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला चैप्टर है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका।
इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया जोक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल एक तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। ठीक है, यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है, मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। ठीक है, भारत में वनस्पति जात और परिजात ये क्या है? यदि आप आसपास नजर दौड़ते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वास्तव में भारत में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव विविधता या उपजाऊ उपजातियां की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों की क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ अनुमान है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा भी है। ठीक है, इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इसमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इंसिंगानिस या महुआ की जंगली किस्म और हुबरेरिया या हेप्टानियोर घास की प्रजाति हैं। ठीक है, जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारे ध्यान अधिक बड़े हैं और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे को लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है। ठीक है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में बड़े प्राणियों से स्तनधारियों की 79 जातियां, प्रजातियों की 44 जातियां, असरीसृप की 15 जातियां और जलस्थलों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लगभग 1500 पादप जातियां की भी लुप्त होने का खतरा है। फूलदार वनस्पति और ऋणधारी प्राणियों के लुप्त होने की प्राकृतिक दर से 50 से 100 गुना ज्यादा है। ठीक है, जैसे देखिए पौधे और प्राणियों की जातियां जो है बारे में पता लगाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ मतलब IUCN ठीक है के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य जातियां क्या है? ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। ठीक है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोटेडर्स इत्यादि। दूसरा है संकटग्रस्त जातियां क्या है? तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषय परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैड़ा, शेर, पूंछ वाली बंदर, सगाई, मणिपुर हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। ठीक है, सुभेद्र मतलब जातियां क्या है? वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली
परिस्थितियां नहीं बदलती जाती है तो उनकी संख्या घटती चल रही है, तो यह संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। ठीक है, नील या नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों की उदाहरण है। दुर्लभ जातियां की इन जातियों की संख्या जो बहुत कम या सुभेद्र है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। ठीक है, स्थानीय जातियां प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, अंडमानी टील, निकोबार कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त प्रजातियां, ये वे जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जा गई है। ठीक है, ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सियार वाली बत्तख शामिल है। ठीक है, आगे है, देखिए जैसे आपका है कुछ लुप्त दुर्लभ या संकटग्रस्त जातियां, जैसे देखिए ये आपका है कर्नाटक में पाए जाने वाले हेट्रोमिटकारानेसिस है। ठीक है, ये जो आपका है निकोबारी मेगापोड है, संकटग्रस्त भी है। ये भी साइकेस बिडोमी डायर है, पूर्वी घाट पर पाए जाने वाला ये दुर्लभ साइकिल। ठीक है, यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधन में परिवर्तित कर दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्यजीव को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ठीक है, भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और वन खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, बड़ी विकास परियोजना ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में बक्साइटाई रिजर्व, ठीक है, ये डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियां के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, आवागमन मार्ग को बाधित कर दिया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पारिस्थितिक तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और वन्य संसाधनों के संचय कोष हैं जो तेजी से विकसित होती है। प्रौद्योगिकी शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हिमालय
यव मतलब संकट में है। हिमालय व हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। ठीक, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाइयां विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक नुकसान से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका है शांत घाटी की मुखली नर्सरी में आदिवासियों युवतियों बांस के पौधे लगाते हुए। ठीक है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्यजीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना और आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण और दावा नल आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में से संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। इस प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, वन और वन्यजीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। ठीक है, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता और विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्मक इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर करता है। ठीक है, गरीब वर्ग में महिलाएं और पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है। कई समाजों में खाना, चारा, जल, वन्य आवश्यकताएं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी है। ठीक है, महिलाओं की ही होती है। महिलाओं पर कार्य भार बढ़ता जा रहा है। कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किमी से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। ठीक है, भारत में वन और वन जीवन का संरक्षण, वन जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। ठीक है, 1960-70 में दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की है। भारतीय वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया है, जिसमें वन्य जीवों के आसपास रक्षा के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई है। इस कार्यक्रम में के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी संरक्षण तथा जंगली
जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैड़ा और हिरण। ठीक है, ये गैड़ा हो गया, ये आपका हिरण है। कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारें ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए गए। ठीक है, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैड़ा, कश्मीरी हिरण अथवा हुंगल, तीन प्रकार के मगरमच्छ, जल मगरमच्छ, लौड़ी जल मगरमच्छ और घड़ियाल एशियाई शेर और वन्य प्राणी शामिल हैं। ठीक है, बाघ परियोजना। वन्यजीव संरक्षण में बाघ, टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाती है। ठीक है, 1972 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई थी। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना। ठीक है, इसी कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व के बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, आजकल संरक्षण परियोजना जो है जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की ही गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण योजना को कीटों को भी महत्वपूर्ण मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में भी शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई है। ठीक है, वन्य और जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। ठीक है, यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहे तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। ठीक है, भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिक क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा वन्य या अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंध में है। ठीक है, जैसे देखिए आरक्षित वन क्या है, तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। संरक्षित वन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा संरक्षित है या रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, अवर्गीकृत वन क्या है? वन सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं वर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, वन्य जीव पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वन है। ठीक है, जैसे जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान कुल वनों में संरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र वर्गीकृत वन है। ठीक है, स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। समुदाय और वन संरक्षण क्या है?
वन संरक्षण की नीतियां जो है हमारे देश में कई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवाज भी हैं। ठीक है, जैसे देखिए सरिस्का बाघ जो है रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। ठीक है, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्र में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण या अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोत्थान ने दिखाया गया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। ठीक है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम संरक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत जो है 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर अस्थायी बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंध में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी अभी देर है। ठीक है, तो दोस्तों आज का यहीं पर चैप्टर खत्म। अब अगले वीडियो में आपको तीसरा चैप्टर जो है जल संसाधन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपको सुझाव कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।